हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशिला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुलभ और मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 6। जी हां, जिसमें मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम जान रहे थे। भाई इस क्लास में हम पढ़ेंगे भाई एसडीजी में मतलब सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति क्या है। हाँ, किसमें? सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति क्या है। तो भाई सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सतत विकास क्या है। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के बारे में। किसमें? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के बारे में हम इसी को पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जानेंगे इसमें। किसकी? मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस रिपोर्ट। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम जान लें कि भाई सतत विकास है क्या। किसकी बात करें? हम बात करें सतत विकास की कि सतत विकास है क्या, कौन से 17 लक्ष्य हैं, इनके बारे में हम जान लें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कोई टॉपिक सर्च करना है तो कैसे सर्च करें ऑथेंटिक सोर्सेज से। भाई आप केवल पीडीएफ और पीपीटी पर रिलायल ना रहें, आप स्वयं से भी सर्च करें और भाई हम पर भरोसा करें कि हम ऑथेंटिक सोर्स से आपको कंटेंट भाई सर्च करके या ढूंढ कर खोज कर आपको दे रहे हैं, तो आप भी हम पर भरोसा करें। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्या हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनकी शुरुआत कैसे हुई? तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनकी जो शुरुआत हुई है एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य। क्या? सतत विकास लक्ष्य। इनसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को भी ध्यान में रखे। मतलब भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्लस वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता यह भी पूरी हो उसमें। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, आपको भाई सतत विकास की परिभाषा इस तरीके से पूरी होगी। भाई अब इसमें क्या होगा, जैसे पेट्रोल है तो क्या कहते हैं, पेट्रोल कम से कम उपयोग करो, कोयला कम से कम उपयोग करो, ताकि वर्तमान की हमारी जरूरतें पूरी हो। साथ ही जो आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे होंगे, पोते होंगे, तो उनके लिए भी ये संसाधन बचे रहें। भाई जल ही जीवन, जल को बचाकर चलो, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी तो होनी, भविष्य की कैसे होगी। या वनों का संरक्षण करो, ये हम बात करते हैं सतत विकास। बात आती है सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले कहां से आई या इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आपको याद रखना है 1987 की कौन सी? बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट। बर्टलैंड आयोग एक गठित हुआ था, तो इसकी रिपोर्ट आई थी कब? 1987 में, बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट। तो इसमें जो बर्टलैंड थे, इन्होंने सतत विकास शब्द का प्रयोग किया था। किसका? सतत विकास शब्द का प्रयोग किसने? बर्टलैंड ने किया था। फिर इसके बाद जो 1992 में, कब? 1992 में क्या हुआ था? विश्व पृथ्वी सम्मेलन। तो इस विश्व पृथ्वी सम्मेलन में सर्वप्रथम क्या हुआ था? सतत विकास को परिभाषित किया गया। सतत विकास को परिभाषित किया गया था। इतनी राम कहानी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे सतत विकास की अवधारणा आई। हालांकि भाई सतत विकास की अवधारणा हमारे पुराणों में, वेदों में और उपनिषदों में पहले से ही विद्यमान थी। भारतीय संस्कृति ही रही है कि भाई जितना आपको आवश्यकता है उतना उपयोग करें, बाकी का भाई दूसरों की जरूरतों के लिए छोड़ दें। तो सबसे पहले किसने? तो बर्टलैंड कमीशन, और 1992 के जो पृथ्वी सम्मेलन है उसमें सतत विकास को क्या परिभाषित किया गया था। और भाई सतत विकास क्या है? तो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करो और भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखो। ऐसा विकास करना है, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे। ऐसा विकास सतत विकास कहलाता है, जिसमें निरंतरता बनी रहे। क्या बनी रहे? निरंतरता। तो इसे क्या? एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। फिर इसके बाद और हम बात करें तो सन 2000 में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा, यूएन द्वारा क्या एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या
सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अपनाए गए थे। कब? 2000 में। और इनके लिए लक्ष्य रखा गया था कि यह 2000 से 2015 के लिए, 2000 से 2015 तक हमें इन लक्ष्यों को अचीव करना है। यह कितने? 8 लक्ष्य थे। कितने? 8 लक्ष्य थे, जिसमें 18 प्रयोजन थे। 8 लक्ष्य और 18 प्रयोजन थे। इसमें भाई जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनके विकास की कहानी बता रहा हूं। याद रखें, सबसे पहले सन 2000 में क्या है? एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, या जिन्हें क्या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। इनके कितने थे? ये 8 लक्ष्य थे, जिनमें 18 प्रयोजन थे। इसके साथ ही इनका जो टारगेट था या अवधि थी वो क्या थी? सन 2000 से 2015 तक की इनकी अवधि थी। लेकिन 2012 में, कब? 2012 में क्या हुई? रियो प्लस 20 समिट हुई। कौन सी? रियो प्लस 20 समिट। कहां पर हुई? यह फिर से ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुई, ब्राजील में हुई। और इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें जो रियो प्लस 20 है, इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भाई जो एमडीजी हैं, यह लक्ष्य हम 2015 तक अचीव नहीं कर सकते हैं, हमें इनके दायरे को और बढ़ाना, इनके लिए और अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में यह डिमांड रखी गई। तो आगे चलकर फिर एमडीजी का जब समय समाप्त हुआ तो 2015 से 2030 के लिए, कब? 2015 से 2030 के लिए, जिसका आधार क्या था? यह ब्राजील में जो रियो प्लस 20 समिट हुई थी, द फ्यूचर वी वांट रिपोर्ट, इसके आधार पर एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए, जिनका टारगेट 2030 तक था। इसमें कितने? 17 लक्ष्य थे। कितने? 17 लक्ष्य थे और 169 प्रयोजन, 169 प्रयोजन थे। इतना आपको याद रखना है भाई, 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन थे इसके लिए। तो यह बात होती है सतत विकास लक्ष्य, कैसे इनका विकास हुआ। अब हम थोड़ा आपको बताते हैं भाई कि कैसे ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह क्या यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे सतत विकास कितने? 17 लक्ष्य हैं, जिनके क्या 169 प्रयोजन हैं। 169 प्रयोजन। और डेटा आपको याद नहीं करना है, आपको बस क्या याद करना है? आपको याद करना है 17 लक्ष्य हैं और कितने? 169 प्रयोजन है। उसके लिए कितने? 169 प्रयोजन हैं। फिर मैं बात करूं, जो 17 लक्ष्य हैं वो लक्ष्य कौन कौन से हैं? वो लक्ष्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं वो लक्ष्य? तो यह आपको याद करने हैं वो 17 लक्ष्य। तो भाई देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहला है नो पॉवर्टी, मतलब शून्य गरीबी की बात की गई, गरीबी की समाप्ति। दूसरा है जीरो हंगर, मतलब शून्य भुखमरी, मतलब पहला गरीबी निवारण, दूसरा भुखमरी, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब स्वास्थ्य की बात। पहले में गरीबी, दूसरे में भुखमरी, तीसरे में स्वास्थ्य की बात, चौथे में क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिर जो पांचवा टारगेट है, पांचवा लक्ष्य है, वो क्या है? जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। पांचवें लक्ष्य लैंगिक समानता की बात करता है। छठा लक्ष्य क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की बात करता है। फिर जो सातवां लक्ष्य है, वह अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, किसकी? वह अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है। मतलब भाई सस्ती और सुलभ ऊर्जा, सस्ती और सुलभ ऊर्जा। भाई पहले तो क्लीन एनर्जी मतलब स्वच्छ ऊर्जा हो, और अफोर्डेबल मतलब सुलभ, जो सभी के लिए भाई सभी उसको अफोर्ड कर सके, ऐसे। फिर आठवां लक्ष्य है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब भाई जो सतत रूप से क्या करना है, और सतत रूप से आर्थिक विकास करना है और डिसेंट वर्क करना है, कार्य भी अच्छे तरीके से करना है। फिर नौवां क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचे की नव निर्माण की बात होगी। नौवें में किसकी? नव निर्माण की बात, बुनियादी ढांचे विकास की बात है। और जो 10वां है उसमें क्या? भाई असमानता को कम करना, रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? जैसे
विभिन्न देशों के मध्य असमानता जो है, और एक ही देश में विभिन्न राज्यों के मध्य, विभिन्न शहरों के मध्य, विभिन्न लोगों के मध्य जो असमानता है उसको समाप्त करना है। इसमें क्षेत्रीय संतुलन की भी बात होगी, इसमें आर्थिक असमानता की भी बात हो सकती है। याद रखें, आर्थिक असमानता भी बात होगी, इसमें क्षेत्रीय संतुलन की बात होगी, विकास के स्तर पर भी, शिक्षा के स्तर पर भी, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर भी। तो विभिन्न देशों के मध्य असमानता को समाप्त करना और देश के अंदर असमानता को समाप्त करना, तो यह 10वें टारगेट में बात की गई है। फिर बात करें 11वें टारगेट की, तो 11वें टारगेट में बात की गई है कि भाई जो शहर हैं, शहरों का विकास करना है, मानव बस्तियों का निर्माण करना है सतत तरीके से। फिर 12वें में क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब जिम्मेदारी पूर्वक जो हमारा उपभोक्ता चेन है और जो प्रोडक्शन चेन है उसमें सततता बनाए रखना, उत्पाद और जो उपभोक्ता पैटर्न है उसमें सततता बनाए रखना। कोई भी चीज़ अगर हम कहें कृषि उत्पाद हम उत्पादन कर रहे हैं और उसकी जो मांग है उसमें सततता बनी रहे, ऐसा ना हो कि भाई मांग अचानक से बढ़ जाए और उत्पादन कम हो जाए, यह डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो यह 12वें पॉइंट में हुई। फिर मैं 13वें टारगेट की बात करूं तो यह क्या, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण संबंधित है। और जो 14वां है वो है लाइफ बिलो वाटर, मतलब समुद्री पारितंत्र के अंदर जल के अंदर जो पारितंत्र है उसके जीवों के संरक्षण के लिए 14वें। और 15वें में क्या भाई, जो स्थलीय पारितंत्र है उसके संरक्षण की बात है, जिसमें स्थलीय जैव विविधता भी आएगी, वनों का संरक्षण भी इसी में आएगा। फिर जो 16वां है वो क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब भाई यहाँ पर शांति, न्याय, जवाबदेही तंत्र, इसकी बात की है। तो न्याय की बात कहां पर है, 16वें लक्ष्य में, 16वें लक्ष्य में न्याय की बात है। अगर मैं बात करूं जलवायु परिवर्तन की बात कौन सी लक्ष्य में है, तो जलवायु परिवर्तन की बात किसमें, 13वें लक्ष्य में है। मैं बात करूं भाई कि समुद्री पारितंत्र, महासागर के पारितंत्र के संरक्षण की बात किस सतत विकास लक्ष्य में है, तो यह है कौन में, 14वें लक्ष्य में। तो यह आपको याद करना होगा। फिर जो 17वां लक्ष्य है, 17वां लक्ष्य क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब इसमें वैश्विक सहयोग की बात है। किसकी बात है, वैश्विक सहयोग की 17 लक्ष्य में। तो 17 लक्ष्य आपको याद हो गए होंगे। आवाज आ रही है सभी को, आवाज आ रही है? चलिए, 17 लक्ष्य आपको याद हो गए होंगे। तो भाई सबसे पहले क्या, पहले लक्ष्य में गरीबी की बात है, दूसरे में भुखमरी की बात है, तीसरे में स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य है, चौथे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है, और जो 5वां लक्ष्य है वह क्या, लैंगिक समानता की बात करता है। 6वां लक्ष्य स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और पेयजल की बात करता है। 7वां लक्ष्य वह क्या, सस्ती ऊर्जा, सस्ती और सुलभ ऊर्जा की बात करता है। 8वां जो है वह कार्य की बात करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। फिर 9वां जो है वो नव निर्माण या मैं कहूँ भौतिक संरचना, बुनियादी ढांचे की विकास की बात है। और जो 10वां है उसमें क्या, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना या मैं कहूँ रिड्यूस इनइक्वलिटी, असमानता को दूर करना। फिर जो 11वां है वह मानव बस्ती और शहर विकास, नगरीय विकास और मानव बस्तियों के विकास की बात। 12वें में क्या, जो जिम्मेदारी पूर्वक किसकी बात, हमें उत्पाद और उपभोक्ता, मांग और आपूर्ति चेन को बनाए रखने की बात है। जो 13वां है उसमें क्लाइमेट एक्शन, मतलब जलवायु परिवर्तन। 14वें में समुद्री पारितंत्र की बात है। 15वें में किसकी, स्थलीय पारितंत्र की। 16वें में शांति, न्याय और जवाबदेहिता, सुशासन की बात है एक हिसाब से कहूँ तो। 17वें में क्या, वैश्विक सहयोग की बात है, वैश्विक सहयोग की। तो यह 17 लक्ष्य आपको याद हो गए होंगे। भाई 17 लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर हम बात करें इनके इतिहास की तो इन्हें कब अपनाया गया था, इन्हें अपनाया गया था 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के द्वारा। और इनकी जो नींव रखी गई थी तो 1992 जो ब्राजील में रियो डी जेनेरो में क्या पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां क्या एजेंडा 21 अपनाया गया था, जहां सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी की बात की गई थी। कहां, सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी की बात। फिर सितंबर 2000 में क्या 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का विस्तार किया गया था। कितने, 8 सहस्त्राब्दी या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अपनाए गए थे। फिर इसके बाद 2012 में जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो है, यहां पर सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। और इसमें कौन सी, द फ्यूचर वी वांट रिपोर्ट आई थी। और इसके बाद भाई जो एमडीजी हैं उनमें समयानुसार परिवर्तन करते हुए एसडीजी अपनाए गए थे। क्या अपनाए गए थे, एसडीजी। तो इतना
कहानी आपके दिमाग में बन गई होगी। इतनी कहानी जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए है, इसका बेस है। अब हम बात करें सबसे पहले तो जो प्रश्न हमारा जो टॉपिक है सिलेबस में क्या दिया हुआ है? सिलेबस में दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश की सतत विकास लक्ष्यों में प्रोग्रेस। तो उसके पहले हमें जानना होगा क्या भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम जाने भारत की स्थिति के बारे में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मध्य भारत की स्थिति क्या है। तो भाई यह क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो यूएन के द्वारा जारी की जाती है। इसमें हम जानेंगे कि भाई जो भारत है तो भारत की स्थिति क्या है, इसमें भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई, रैंकिंग में जाते हैं कि रैंकिंग में हम ढूंढेंगे हमारा प्यारा भारत देश कहाँ पर है। तो आप देखेंगे भाई इस रैंकिंग में 166 देशों को शामिल किया गया है। देखिए ना, आप रैंकिंग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे लास्ट तक यूएन के सदस्य देश कितने हैं? 193। यूएन के सदस्य देश कितने हैं? 193। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इनको कोई रैंकिंग नहीं दी गई इन देशों को। तो लास्ट रैंकिंग कितनी? 166 है। कितनी? 166 है। 166 देशों को रैंकिंग दी गई है। उनमें से हमारा भारत काफी पीछे है। 166 देशों में जो भारत है, भारत की रैंकिंग कितनी है भाई? तो आप यहां देख रहे होंगे भारत की रैंकिंग यहां पर 112 है। कितनी? 112 रैंकिंग है भारत की। और यह रैंकिंग काफी पीछे है। तो भारत की रैंकिंग कितनी? 166 देशों में 112 है। अब इसके बाद हम देखें भाई, इसको डिटेल में अपने भारत को, अपने देश की प्रोफाइल को खोजें। तो भाई इसमें आपको हमारे भारत देश का नक्शा ढूंढना है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें उस देश की स्थिति नजर आ जाएगी। तो भाई हमारा देश चीन से भी पीछे है, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी पीछे है हमारा भारत देश। हम भारत पर क्लिक करते हैं तो यह हमारे पास आ जाता है भारत का अवलोकन। किसका? भारत का अवलोकन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 112। 166 देशों में, 166 देशों में कितनी? 112 है। भारत का एसडीजी स्कोर कितना है? तो आपको यह स्कोर याद रखना है। दो चीजें याद रखनी है, एक तो यह 166 में 112 रैंक है। फिर जो एसडीजी स्कोर है भाई क्या है? 63.5। टोटल 0 to 100 स्कोर होता है, जिसमें जिसने 100 कवर कर लिया वह सबसे अच्छा होता है, 0 सबसे खराब होता है। तो भारत कहाँ? बीच में है, 63.5। मतलब यह प्रोग्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है। अब हम आगे बात करें एसडीजी जो डैशबोर्ड है। तो इसमें पहले आपको एक चीज समझनी है, आपको मैं समझा देता हूं भाई। महत्वपूर्ण है वो चीज, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप इस डैशबोर्ड में इन चिन्हों को समझिए। अगर यहाँ ग्रीन कलर से कोई सिंबल दिखाया गया तो इसका मतलब है कि उसने वो एसडीजी हासिल कर लिया है। और चुनौतियां बनी हुई हैं तो यह ऑरेंज येलो कलर है। तो मतलब उस क्षेत्र में चुनौतियां बनी हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। और ऑरेंज कलर, वहां चुनौतियां, महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं जिनका पार पाना बहुत कठिन है। फिर रेड क्या? बहुत बड़ी चुनौतियां जो मतलब बहुत पीछे है उसमें। और फिर जो व्हाइट कलर से अगर हो टोटली तो वह क्या है कि यहां जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये इसको दर्शाएगा। अब इसमें आपको दिख रहे होंगे अलग अलग तरीके के तीर बने हुए हैं। जो तीर हैं वो कोई तिरछा है, कोई नीचे है, कोई इस तरीके से आ रहा है। तो तीर क्या दर्शाएंगे? तो इसमें जो ग्रीन कलर का ग्रोथ वाला एरो दिख रहा होगा आपको, ग्रीन कलर का ग्रोथ वाला एरो, तो ये क्या कि भाई हम जो हैं विकास की ट्रैक पर है, ग्रोथ लगातार उस सेक्टर में कर रहे हैं। फिर ये जो येलो कलर का तिरछा तीर दिख रहा होगा आपको, तो ये क्या? मामूली सुधार हो रहा है। और अगर इस तरीके का ऑरेंज कलर का इस तरीके का एरो दिख रहा है तो इसमें क्या? जो इसमें विकास है वह ग्रोथ है, वह रुकी हुई है। और अगर ग्रीन रेड कलर से है और डाउनफॉल है तो यह क्या कि कोई भी विकास नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें जो स्थिति है वह घट रही है, इसको दर्शाएगा। और अगर 2 डॉट हैं तो इसके बारे में डेटा उपलब्ध नहीं है। तो भाई अब हम थोड़ा आपको ओवरव्यू दिलाते हैं कि भारत है, अलग अलग जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो भाई यहां पर ऑरेंज कलर से इसको दर्शा रहे हैं। ऑरेंज कलर का मतलब जो गरीबी है, गरीबी में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन
यहाँ पर चुनौतियां बनी हुई हैं। लेकिन भाई ग्रीन कलर से अपवर्ड मतलब भारत में स्थिति में सुधार हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है? स्थिति में सुधार हो रहा है, इसको याद रखें। ये हुई चीजें, तो इस तरीके से आप इनको करेंगे। भाई मेन हमें क्या दो चीजें याद रखनी है, 112 166 में, फिर 63.5 इसका एसडी स्कोर है, और सभी में किस तरीके से है ये आप देख सकते हैं। प्रोग्रेस अगर मैं कहूँ हासिल कर लिया है तो आपको दो चीजें दिख रही होंगी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन और क्लाइमेट एक्शन। इन दो में भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ ग्रीन सिंबल और कहाँ बना हुआ है? तो गरीबी में, यहाँ पर। ये याद रखें भारत के लिए। देश की प्रोफाइल को हमने देखा यहाँ पर। अब हम कुछ संकेतकों की बात कर लें कि इसमें संकेतक कौन कौन से शामिल हैं। संकेतक कौन कौन से शामिल हैं? तो भाई गरीबी में कोई गरीबी नहीं। भाई गरीबी में क्या संकेतक है? गरीबी कुल संख्या का अनुपात, तो ये शामिल है। फिर भूख में अल्पोषण की व्यापकता की बात है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनापन की व्यापकता, कि बौनापन कितना है। फिर वेस्टिंग, स्टंटिंग और वेस्टिंग। बौनापन मतलब उम्र के अनुसार हाइट ना होना, और वेस्टिंग मतलब उम्र के अनुसार वजन ना होना। तो एक ये हो गया। फिर हम बात करें और क्या, तो भाई मोटापे की व्यापकता, मोनोट्रॉफिक स्तर, अनाज की उपज और सतत नाइट्रोजन प्रबंधन। तो इस तरीके से कितने 169 क्या है प्रयोजन, हर एक चीज में अलग अलग 17 लक्ष्यों में अलग अलग प्रयोजन की बात करें तो ऐसे 169 आपको मिलेंगे टोटल। ये कितने? 169। हालांकि आपको यह याद नहीं करने हैं कि आप 169 प्रयोजन याद करें, याद रखें इस चीज को। फिर शीर्ष संकेतक हैं जो इसमें कुछ प्रमुख 15 संकेतक हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। यह भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ परेशान नहीं होना है, याद रखें इसमें परेशान नहीं होना है। फिर हम आते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स। चलिए अब आते हैं, आपको एसडीजी रिपोर्ट 2023 पता चली भाई, जो यूएन द्वारा जारी की जाती है। भारत की रैंक कितनी है? 112 166 देशों में। अब हम आते हैं एसडीजी इंडिया, जो किसके? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर नीति आयोग है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का लोगो बना हुआ है। तो यह दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जो अभी हमारे पास 2021-22 का डेटा इसमें उपलब्ध है। तो हम इसमें देखेंगे भाई हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी क्या है। किसकी? मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में। किसकी? मध्य प्रदेश की स्थिति। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंडेक्स है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ एक तो भाई दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि भाई येलो कैटेगरी और पूरा किसी ग्रीन कैटेगरी दिख रही होगी आपको भारत के मैप में। तो इसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले तो स्कोर के आधार पर 0 से 100 स्कोर होता है। कितना स्कोर होता है? 0 से 100 का स्कोर होता है, याद रखें इस बात को, 0 से 100 का स्कोर। अब इसमें इसके आधार पर जो श्रेणियां हैं वो 4 श्रेणी में राज्यों को बांटा गया है परफॉर्मेंस के आधार पर। तो यहां पर देखें सबसे पहले यहां आपको दिख रही होंगी 4 श्रेणियां हैं। अचीवर श्रेणी, फ्रंट रनर श्रेणी, परफॉर्मर श्रेणी और एस्पिरेंट श्रेणी। कौन सी? अचीवर श्रेणी, फिर फ्रंट रनर श्रेणी, परफॉर्मर श्रेणी और एस्पिरेंट श्रेणी। तो जो अचीवर श्रेणी है वो क्या है? जिसने पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया है, 100% है, 100 का इसका स्कोर कार्ड है, तो वो क्या हो जाएगी? वह अचीवर श्रेणी हो जाएगी। कौन सी श्रेणी? अचीवर श्रेणी। फिर हम देखें एस्पिरेंट श्रेणी, तो जिसका स्कोर 0 से 49 के बीच में, 0 से 49 के बीच में तो एस्पिरेंट श्रेणी। फिर 50 से 64 के बीच में है तो परफॉर्मर श्रेणी, और 65 से 99 के बीच में तो वह होगी कौन सी? फ्रंट रनर श्रेणी। कौन सी? फ्रंट रनर श्रेणी। तो इन 4 को याद रखें। इन्हें किस रंग से दर्शाया जाता है यह आपको याद करना होगा। जो एस्पिरेंट है उसे रेड, 0 से 49, फिर उसके बाद परफॉर्मर 50 से 64 येलो कलर, फ्रंट रनर ग्रीन कलर से 65 से 99 और अचीवर 100 से दर्शाएंगे। तो अब आप इस मैप में देखेंगे, इस मैप में देखिए हमारे अधिकांश राज्य किसमें हैं? या तो फ्रंट रनर ग्रीन कलर से दर्शाए गए हैं पूरे मैप में, या फिर परफॉर्मर येलो कलर से, जिसमें एमपी किसमें है? येलो कलर में है।
एमपी किस में है भाई, येलो कलर में, याद रखें। अब आप देखें एमपी का अलग अलग जो भाई लक्ष्य हैं उनमें यहां पर आपको स्कोर दिख रहा होगा। अलग अलग लक्ष्य में, सभी 17 लक्ष्यों में यह एमपी की रैंकिंग है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर एमपी की बड़े राज्यों में 11 रैंक है। एमपी का स्कोर कितना है, 62। आप यहां देख सकते हैं यह जो रैंक है यह 2020 की है। 2020 के बाद यह रिपोर्ट नहीं आई है। 2020 के बाद जो नीति आयोग द्वारा एसटीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है उसका लेटेस्ट डाटा वेबसाइट पर कब 2020 का ही है। तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश की रैंक 11 है लेकिन ओवरऑल 17 है। इसमें इतना याद रखें, जो बड़े राज्य हैं बड़े राज्यों में एमपी की रैंक कितनी है, 11। ओवरऑल कितनी है, 17। कितनी, 17 रैंक है ओवरऑल एमपी की। ओवरऑल 17, बड़े राज्यों में 11 है। मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है, 62। नोट कर लीजिए भाई, इसके नोट्स आपको स्वयं बनाने पड़ेंगे और बनाते जाइएगा भाई। कितना भाई, 62। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, रेड कलर से और येलो कलर से और ब्लू कलर से, तो ब्लू कलर से 100% स्कोर आपको दिख रहा होगा केवल एनर्जी में। किसमें, 8वां जो लक्ष्य है 1 2 3 4 5 6 7, 7 फॉर सस्ती ऊर्जा, 7 फॉर सस्ती ऊर्जा। तो भाई 7 में सस्ती ऊर्जा है, सुलभ ऊर्जा है, तो ऊर्जा में 100% स्कोर एमपी का आपको दिख रहा होगा। बाकी किसी में आपको नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जो आपका अंडर वाटर, बिलो वाटर जैव विविधता है या महासागरीय पारितंत्र है, उसके संरक्षण की बात है तो उसका डेटा उपलब्ध नहीं है। दो चीजें आप अच्छे से याद कर लें, उसका डेटा नहीं है। यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 में जो एमपी का डेटा है वो हम एनालाइज कर रहे हैं। तो यहां देख लीजिए, अब यहां पर फ्रंट रनर किसमें है, अचीवर केवल किसमें था 2020 में, तो सस्ती और सुलभ ऊर्जा में। फिर मैं फ्रंट रनर की बात करूं तो यहां गरीबी में भी है, स्वास्थ्य में भी है, इक्वलिटी में भी है, जल और स्वच्छता में भी है, पेयजल और स्वच्छता में भी यह क्या है, इसका सभी का स्कोर आपको दिख रहा होगा, सभी का स्कोर आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद भाई जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, मतलब परफॉर्मर श्रेणी में किस किस में है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी है और आर्थिक विकास में भी है। आर्थिक विकास में भी किस में है, परफॉर्मर श्रेणी में। तो इस तरीके से क्या भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां आपको क्या इसमें क्या दिख रहा होगा, इन चारों कलर का क्या मतलब है, इन चारों कलर का क्या मतलब है और कितना स्कोर है। यह 2019 और 2020 के स्कोर का क्या है भाई, कंपैरिजन है। कंपैरिजन आपको बड़े ही अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, एमपी की ओवरऑल रैंक कितनी है। तो यहां दिख रही होगी आपको 17 रैंक है एमपी की, बड़े राज्यों में 11 रैंक है। अब यहां पर हम इसको समाप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और रिपोर्ट की, एक और रिपोर्ट की जो क्या है, एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है, एमपी एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ही हमें मेन फोकस करना है और सारी चीजें इससे ही हमें देखनी है, इससे प्रश्न आपके सीधे बनेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक क्या है और मध्य प्रदेश की रैंक क्या है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं इस रिपोर्ट को। चलिए तो अब इस रिपोर्ट को देखते हैं हम। इस रिपोर्ट को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई
यह जो रिपोर्ट है आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ और वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य के साथ जारी की गई थी, 2023 की है। इसमें आपको चारों ओर क्या सभी क्या दिख रहे होंगे, सभी लक्ष्य का लोगो दिख रहा होगा और बीच में क्या दिख रहा है, बीच में आपको हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का लोगो दिख रहा है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर हम जाएं, देखिए यह आपको टाइटल दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। हम किसको देख रहे हैं, 2023 की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको देख रहे हैं। यह किसके द्वारा जारी की गई, तो मध्य प्रदेश एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो यह जारी की गई मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के द्वारा यह जारी की गई है। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर मैं बात करूं भाई, इसके बाद और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में उसमें दिया गया है, सारे गोल्स कौन कौन से हैं, तो यह गोल्स आप पढ़ चुके हैं, आप याद कर चुके हैं। अब हम इसमें मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस के बारे में देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से है रिपोर्ट क्या की गई है, जारी की गई है, तैयार की गई है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में कौन कौन सी नीतियाँ योजनाएं संचालित की जा रही हैं वह भी दिया गया है। हम एक ही लेक्चर में इसको समाप्त करेंगे। चलिए, नो पावर्टी का जो पहला लक्ष्य है उसके बारे में हम बात करें। जीरो गरीबी का इसका टारगेट रखा गया था कब का, 2030 का, हमें शून्य गरीबी करनी है। अब इसमें भी किस चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई है, तो भाई अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो रेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी, मतलब जो अति गरीबी की बात है उसको हमें समाप्त करना है। कब तक, 2030 तक, 2030 तक इसे समाप्त करना है। फिर रिड्यूस पावर्टी बाय एट लीस्ट बाय हाफ, मतलब हमें गरीबी में कम से कम 50% की कमी करनी है। कब तक, 2030 तक। 2030 तक कितनी, 50% कमी करनी है गरीबी में। और फिर सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम भी डेवलप करना है। कब तक, 2030 तक, मतलब सामाजिक सुरक्षा जो प्रणाली है उसको हमें डेवलप करना है। कब तक, 2030 तक हमें इसको डेवलप करना है। फिर इसके बाद जो बात हुई वह बात हुई क्या, कि भाई हमें जो इक्वल इकोनॉमिक राइट हैं, इक्वल इकोनॉमिक राइट, जो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स आर्थिक संसाधन है, वह हमें इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2030 तक, इसकी बात हुई, यह है। फिर बिल्ड द रेजिलियंस ऑफ फॉर क्लाइमेट रिलेट एक्सट्रीम इवेंट, मतलब अगर आपदा संबंधी कोई गतिविधियां होती हैं उसके लिए हमें प्रतिरोधी तंत्र विकसित करना है, यह भी 2030 तक। और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो संसाधन हैं उनका भी हमें मोबिलाइजेशन करना है, उनका संचार करना है। और ये फिर इसके बाद क्रिएट पॉलिसी फ्रेमवर्क एट नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, मतलब जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो हमें नेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर भी हमें तैयार करनी है। यह गरीबी से संबंधित क्या है, पूरे टारगेट थे। टारगेट एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले तो किसकी बात हो रही है भाई, एक्सट्रीम गरीबी को 2030 तक खत्म करना है। फिर गरीबी से हमें 50% गरीबी कम करनी है, जितनी है उससे 50% लोगों को उससे बाहर निकालना है। फिर सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की बात है, फिर इक्वल इकोनॉमिक राइट्स की बात है, और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की भी बात इसमें की गई है। फिर मैं बात करूं इसके लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कौन से अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। अचीवमेंट्स भाई, प्रोग्रेस, इसकी अब हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिए,
यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत, इसे क्या निरामयम, प्रधानमंत्री निरामयम जन आरोग्य योजना भी कहा गया है, ABPM जय। तो इसमें कितने 3.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। कब तक? जनवरी 2023 तक। कितने? 3.5 करोड़ क्या बनाए गए हैं? तो आयुष्मान कार्ड। फिर इसके बाद क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से कितने? 43,47,000 महिलाओं को, 43,47,000 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। भाई मैं कोई किताब आपको नहीं बांच रहा हूं, मैं भाई जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें क्या महत्वपूर्ण है यह बता रहा हूं, सीधा आप नोट करते जाएं। आयुष्मान भारत में 3.5 करोड़ लोग, भाई ये किसके अंतर्गत है? नो पॉवर्टी के लिए है, याद रखें, नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी के लिए कैसे? भाई क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत ज़्यादा खर्च होता था और इससे भी लोग गरीब हो जाते थे और गरीब लोग इसके लिए सक्षम भी नहीं होते थे। अब एक महत्वपूर्ण पहल है जो बहुत ज़रूरी है, दीदी कैफ़े। दीदी कैफ़े जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, इसमें क्या एक रेस्टोरेंट्स चलाएगी, क्या दीदी कैफे सरकार चलाएगी, दीदी कैफे रेस्टोरेंट। तो ये किसके माध्यम से? सेल्फ ग्रुप मेंबर्स, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं यह इनको संचालित करेंगे। किसको? दीदी कैफे को। यह क्या रोजगार देंगे उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं, क्या देंगे? रोजगार। फिर इसके बाद जो हाउस होल्ड्स विद एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब घरों में बिजली की आपूर्ति की बात की गई कि भाई कितना, जो मध्य प्रदेश सरकार है उसमें 70% लोगों को बिजली की आपूर्ति, मतलब प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन हो गया है। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन हो गया है। फिर एक और योजना है प्रतिभा किरण स्कीम। कौन सी? प्रतिभा किरण योजना। तो इसमें क्या, जो मेधावी छात्राएं हैं, मेधावी छात्राएं हैं, उन्हें क्या 500 रुपए पर मंथ की क्या दी जाएगी? 500 रुपए पर मंथ की उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत। तो इसमें कौन कौन सी हमने 4 योजनाएं पढ़ी? हमने पढ़ी आयुष्मान भारत के बारे में, हमने पढ़ा भाई दीदी कैफे के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, प्रतिभा किरण के बारे में और बिजली आपूर्ति के बारे में। किसके? बिजली आपूर्ति के बारे में। फिर इसके और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, तो भय हमें याद नहीं करने हैं इंडिकेटर्स, इनसे परेशान ना हो आप, ये आपको बहुत सारे मिलेंगे, याद रखें। तो मुख्य रूप से आपने ये चीजें देखी, ये देखी। अब इसके बाद हम देखें क्या दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, जो दूसरा लक्ष्य है जीरो हंगर का। किसका? जीरो हंगर का जो लक्ष्य। अगर बीच में कहीं आवाज कटती है तो आप मुझे मतलब कमेंट कर दें कि भाई आवाज यहाँ गड़बड़ हो रही, जिससे मैं ध्यान दे लूंगा। तो भाई अब दूसरा जो है जीरो हंगर, तो जीरो हंगर के लिए क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ फूड, सबसे पहला इसमें जो सब लक्ष्य है यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ फूड, मतलब सार्वभौमिक पहुंच, खाने की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करनी है 2030 तक। और एंड ऑल फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण के सभी प्रकारों को समाप्त करना है, वो भी कब तक? 2030 तक। एंड ऑल ऑफ, फिर इंक्लूडिंग अचीविंग बाय 2025 द इंटरनेशनली एग्रीड टारगेट, मतलब 2025 तक जो टारगेट हैं वो भी हमें क्या करना है? क्या करना है? अचीव करना है। जिसमें कौन? स्टंटिंग और वेस्टिंग के जो 5 साल के अंदर के बच्चे हैं, जो भाई बौनेपन के शिकार हैं या मोटापे के शिकार हैं, कम वजन के या कम हाइट के, तो उनके लिए 2025 के भी कुछ लक्ष्य हैं, उनको भी हमें हासिल करना है इसके साथ। फिर इसके अलावा और क्या बात है कि भाई इंश्योरिंग द सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, मतलब सतत खाद्यान्न उत्पादन की भी बात है, वह लक्ष्य भी 2030 तक है। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सीड्स, मतलब जो बीज हैं, बीजों की जो विविधता है, जेनेटिक विविधता, जीन विविधता के आधार पर जो बीज हैं, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है 2020 तक। और डबल द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब जो कृषि उत्पादकता है, जो खाद्यान्न उत्पादन है, उसको डबल करना है। कब तक? 2030 तक डबल करना है। तो भाई इसके लिए कौन कौन से प्रयोजन हैं जीरो हंगर के लिए? पहले तो सार्वभौमिक पहुंच खाने की है, फिर कुपोषण समाप्ति की बात है इसी में है, फिर जो खाद्यान्न का उत्पादन है उसे डबल करना है, फिर मतलब कृषि उत्पाद को डबल करना है, फिर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन
का टारगेट अचीव करना है और जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सीड्स यह अचीव हमें करना है, याद रखें। फिर हम बात करें कि इसके लिए जो इंडिकेटर्स हैं तो वो आपको रहने दीजिए, हम कहते हैं क्या इसमें वो नहीं, आपको यह योजनाएं क्या प्रयास किए गए हैं, क्या उपलब्धियां हैं, प्रोग्रेस देखें अब इसके बारे में हम मध्य प्रदेश की। तो पहले तो 7 टाइम्स क्या है कृषि कर्मण्य अवार्ड, 7 टाइम्स क्या है कृषि कर्मण्य अवार्ड प्राप्त किया है, जिनमें 3 बार दलहन उत्पादन के लिए, 3 बार कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए, 3 बार गेहूं उत्पादन के लिए और 1 बार दलहन उत्पादन के लिए। फिर मिल्क प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो मिल्क प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश भारत में 3rd रैंक पर है। कौन सी 3rd रैंक पर है? और इस 3rd रैंक में भी यह कलर आप लोगों को विजिबल है या नहीं, मुझे लग रहा है शायद वाइट पर येलो ना दिख रहा हो। तो भाई क्या 3rd रैंक है एमपी की? कौन सी 3rd रैंक? और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता कितनी है? हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में भी इसको पढ़ा था, और जो मध्य प्रदेश की हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश के योगदान के बारे में पढ़ा था, उसमें भी हमने जाना था कितनी 591 ग्राम, 591 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यह दुग्ध उत्पादक उपलब्धता है मध्य प्रदेश में। तो भाई इसको भी, तो यह क्या है प्रोग्रेस है मध्य प्रदेश की मिल्क प्रोडक्शन में। और इनकी भाई क्या करेगा? कुपोषण दूर करेगा। क्या करेगा? कुपोषण दूर। लिखते जाइएगा आप लोग, नोट करते जाइएगा, मैं बोलते जाऊं और आप लोग लिखते जाएं। फिर इसके बाद मिलेट मिशन, बाजरा मिशन प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या? बाजरा मिशन इसके लिए। फिर प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, तो जो फूड ग्रेन्स हैं तो 2022-23 में मध्य प्रदेश ने कितने 352.7 लाख टन क्या गेहूं उत्पादन किया था, 352.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया था। कुल खाद्यान्न में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कुल खाद्यान्न में कितनी है? 2nd है। कितनी? 2nd रैंक है मध्य प्रदेश की। और इसके साथ ही जो कुल चावल है, कुल धान है, कुल धान उत्पादन में मध्य प्रदेश कुल धान कितना होता है मध्य प्रदेश में? 131 लाख टन, 131 लाख टन। पूरे भारत में होता है 1308 लाख टन और मध्य प्रदेश में होता है 131 लाख टन। याद रखें इस डेटा को, महत्वपूर्ण है आपके लिए, नोट कर लीजिए। तो प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, तो खाद्यान्न उत्पादन में भी उपलब्धि हासिल की है मध्य प्रदेश ने। तो यह प्रोग्रेस बता रही है किसके लिए? भुखमरी समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस को दर्शाएंगे ये सारे इंडिकेटर। फिर 2023 को क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। बाजरा वर्ष या क्या मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। किसको? 2023 को, यूएन के द्वारा। फिर अगर हम और की स्कीम्स देखें, और कौन सी स्कीम्स हैं जो महत्वपूर्ण है इससे संबंधित, तो सबसे पहले तो क्या मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन प्रोग्राम, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन प्रोग्राम, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। जो क्या, और साथ ही साथ किसके अंतर्गत चालू किया गया था? तो यह चालू किया गया था राज्य सुपोषण नीति 2020 से 30। तो मध्य प्रदेश सुपोषण नीति 2020 से 30 या पोषण नीति 2020 से 30, स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी 2020 टू 2030, 2030 तक पोषण करना है। तो यह नीति कब की है? 2020 से 30। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, यह आप याद रखें। फिर इसके अलावा हम देखें तो यहां बात की गई है किसकी? यहां बात की गई है इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य मिशन की बात की गई है कि यह भी इसने की इनिशिएटिव लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो यह क्या प्रमुख प्रोग्राम है। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्या है कि चाइल्ड बजटिंग मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, आउटकम ओरिएंटेड चाइल्ड बजटिंग। तो चाइल्ड बजट पृथक रूप से जारी किया गया मध्य प्रदेश में लैंगिक समानता के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो जेंडर बजट जारी किया गया वो कितना है? कुल बजट का 33% है। कितना? 33%। ऐसे ही चाइल्ड बजट भी फाइनेंशियल 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा अपनाया गया था। ये प्रमुख क्या हैं?
प्रोग्राम जो मध्य प्रदेश के द्वारा अपनाई गई प्रमुख योजनाएं अपनाई गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, सब कुछ आपको नहीं करना है दोस्तों, आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ें काम की हैं और कौन सी चीज़ें काम की नहीं हैं। यह पहचानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, यह पहचानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मैं बात करूं कि भाई इंडिकेटर्स की बात आती है तो इंडिकेटर्स हमें नहीं करने हैं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगले अपने एसडीजी पे जाएंगे। हमारा जो अगला एसडीजी है वो है क्या, वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो स्वास्थ्य की बात की गई है थर्ड में। तो इसमें कौन कौन से टारगेट हैं, सबसे पहले तो रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मतलब एमएमआर। किसकी, एमएमआर में रिडक्शन करना है। कितना करना है एमएमआर, तो एमएमआर 2030 तक 70 प्रति लाख, कितना, प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 माताओं की मृत्यु ही होनी चाहिए इससे यानी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में एमएमआर कितना है, 173, कितना 173 प्रति लाख। हमारा टारगेट कितना है, 70 प्रति लाख। भारत में कितना है, 97 प्रति लाख, 97 प्रति लाख। इस टारगेट को याद रखें। फिर बात आती है एनएमआर। एनएमआर से संबंधित लक्ष्य है नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। ये क्या होती है, जन्म से 28 दिन के भीतर जो बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उनकी बात है। तो यह क्या 2030 तक इसे क्या 12 प्रति हजार, 12 प्रति हजार पहुंचाना है इसे, 12 प्रति हजार। और जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको 25 प्रति हजार करना है। फिर इसके बाद एनएमआर को कितना करना है, एनएमआर को 12 प्रति हजार। और एक आता है आईएमआर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, आईएमआर। आईएमआर को कितना करना है 2030 तक 25 प्रति हजार, 25 प्रति हजार। याद रखें 25 प्रति हजार। तो 3 टारगेट याद रख लीजिए। सबसे पहले जो एमएमआर है उसे कितना करना है 70 प्रति हजार, 70 प्रति लाख। जो एनएमआर है उसे करना है 12 प्रति हजार और आईएमआर है उसे करना है 25 प्रति हजार। कितना, 25 प्रति हजार। इन टारगेट्स को याद रखें, महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लीजिए। एमएमआर 70 प्रति लाख, एनएमआर 12 प्रति हजार और आईएमआर 25 प्रति लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है कि भाई 2030 तक जो गैर संचारी रोग हैं उन्हें समाप्त करना है। 2030 तक गैर संचारी रोग, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज, जो संचारी रोग हैं, संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग जो है उन्हें हमें समाप्त करना है। जैसे इसमें कौन सी बीमारी की उन्होंने बात की, एड्स, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और भी अलग अलग जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल एरिया की डिसीज हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो बीमारियां हैं उनको समाप्त करने की बात की। फिर यहाँ पर इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब जो यौन संचारी रोग हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए पूरा यूनिवर्सल एक्सेस करना है। भाई इससे क्या होगा, और परिवार में अच्छा होगा। फिर अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना। क्या, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना। कब तक, 2030 तक। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से एमएमआर, एनएमआर और आईएमआर के टारगेट हैं। फिर इसके बाद जो संक्रामक रोग हैं उन्हें समाप्त करने की बात है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात है, और सेक्सुअल जो क्या है भाई, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, सेक्सुअल डिसीज हैं, उन पर कंट्रोल करने की बात की गई थी। फिर हम देखें भाई इसमें कौन कौन से प्रोग्राम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए। तो भाई सबसे पहले तो इसमें क्या, लाडली लक्ष्मी योजना। कौन सी, लाडली लक्ष्मी योजना शुभारंभ की गई थी। अब लाडली लक्ष्मी में क्या था कि भाई जो किसी के परिवार में लड़की पैदा होती है तो उसे कितने 1,18,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। कब, 2007 में प्रारंभ की गई थी। कब, 2007 में। फिर लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना चलाई जा रही है जिसमें क्या 1,000 रुपये पर माह महिलाओं को दिया जा रहा है और इसकी जो संख्या है वो बढ़ती भी जा रही है। फिर बात आती है स्ट्रेंथनिंग एएनसी सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब जो गर्भवती महिलाएं उन्हें गर्भ पूर्व जो स्वास्थ्य सुविधाएं, एंटीनेटल केयर, मतलब प्रसूति देखभाल प्रदान करना। इसके लिए कौन सा एक है, सुमन पोर्टल।
जो एएनसी सर्विसेज हैं, आपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ा था, उसका वीडियो देखा या नहीं? उसमें मैंने एएनसी सर्विसेज के बारे में बताया था क्या लक्ष्य था। हम 1600 अत्याधुनिक प्रसव केंद्र बना रहे हैं और आरसीएच पोर्टल पर 12 लाख महिलाओं को रजिस्टर्ड करना है जिन्हें क्या एएनसी सुविधाएं दी जाएंगी। कितनी? प्रतिवर्ष 12 लाख महिलाओं को। तो जो एएनसी सर्विसेज हैं, एंटी नेटल केयर है, वो गर्भवती महिलाओं को प्रदान करना। इसके लिए एमपी अनमोल ऐप, कौन सा? एमपी अनमोल ऐप। पहले क्या यह अनमोल ऐप था, इसको विकास करके एमपी अनमोल ऐप कर दिया गया। और कितने भाई, इन्होंने कहा 2022 में अप्रैल से नवंबर के बीच में कितनी? 10.61 लाख गर्भवती महिलाओं को रजिस्टर्ड किया गया, उनकी देखभाल की गई। और मध्य प्रदेश का कमिटमेंट है कि 100% एंटी नेटल चेकअप करना है। कितना? 100%। इसके लिए आप दो चीजें याद रखें, आरसीएच पोर्टल। आरसीएच पोर्टल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसके लिए बात की गई थी? गर्भवती महिलाओं के लिए। और सुमन हेल्पलाइन, सुमन हेल्पलाइन, इनका संबंध भी किससे है? इन्हीं से है। किससे भाई? गर्भवती महिलाओं को सहायता करने से, उनकी देखभाल के लिए। तो सुमन हेल्पलाइन, एमपी अनमोल ऐप, एमपी अनमोल ऐप। चलिए, इसके बाद हम बात करें आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो भाई जब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या HWC की बात करी थी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था 10,000 जो SHC सब हेल्थ सेंटर हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र, उन्हें क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदलना है। फिर हमने पढ़ा था जो 1200 क्या हैं भाई? PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें भी हमें HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में बदलना है आयुष्मान भारत के अंतर्गत। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमें 362 कितने? 362 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हैं। कितने? 362, उसमें टारगेट था। लेकिन यहां पर यह क्या क्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है कि पूरे भारत में कितने? 1250 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे। कितने? आयुष के, किसके? आयुष के 1250। मध्य प्रदेश सरकार स्वयं से 362 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएगी केवल अपने मध्य प्रदेश में। कितने? 362, इसको याद रखें। कितने? 362 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डेवलप किए जाएंगे, इसको आप याद रखेंगे। तो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या समाप्त होता है? हमारा इसमें क्या प्रोग्रेस है, इसके लिए कौन कौन सी योजना है भाई? इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे भाई जननी शिशु सुरक्षा योजना है, जननी एम्बुलेंस व्हीकल है, और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अगर हम की स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पर कौन सी? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इन्हें क्या? आरोग्यम केंद्र नाम दिया जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है? आरोग्यम केंद्र। याद रखें, आरोग्यम केंद्र महत्वपूर्ण है, आरोग्यम केंद्र। फिर इसके अलावा भी क्या किया जा रहा है? तो भाई एक बार देख लेते हैं आपके लिए स्कीम्स कौन कौन सी हैं। जननी सुरक्षा योजना कौन सी? तो यहां पर देखिए कौन कौन सी योजना की चर्चा की। जननी सुरक्षा योजना, प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना की बात की इन्होंने। फिर जननी एक्सप्रेस स्कीम, जननी एक्सप्रेस स्कीम की बात की, मतलब जननी एक्सप्रेस जो एम्बुलेंस चलती थी उसकी। फिर मैटरनिटी असिस्टेंट स्कीम्स की बात की, तो यहाँ पर क्या? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की बात की। किसकी? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसकी भी बात इन्होंने की। तो भाई ये प्रमुख योजनाएं जो किसके लिए? महिला और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बात, जिससे क्या IMR MMR इनमें सभी में कमी आए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले हमारे लक्ष्य की। हमारा जो अगला लक्ष्य था वो था क्या? शिक्षा,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करें, क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन में क्या हमें समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करनी है, और इसमें क्या टारगेट रखे इन्होंने क्या टारगेट रखे कि 2030 तक हमें क्या करना है, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हमें उपलब्ध करानी है, मतलब 12वीं तक क्वालिटी एजुकेशन 2030 तक सभी लड़के और लड़कियों के लिए। फिर क्वालिटी टेक्निकल वोकेशनल एंड टर्शियरी एजुकेशन, इनकी व्यवस्था करनी है। फिर एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप, तो उद्यमिता विकास भी हो, उनमें रोजगार भी मिले और डिसेंट उनको उनकी कौशल के अनुसार जॉब प्राप्त हो। फिर एलिमिनेट द जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, तो जो शिक्षा क्षेत्र में क्या है लैंगिक असमानता है, क्या है लैंगिक असमानता, वह समाप्त हो, लैंगिक भेदभाव समाप्त हो। फिर इंश्योर दैट ऑल यूथ अचीव लिटरेसी, तो यह भी हमें इंश्योर करना है, इसकी गारंटी कि भाई जो पूरा युवा है वह सभी क्या हो, शिक्षित हो, सभी को शिक्षा प्राप्त हो। यह 2030 तक का लक्ष्य है। यह आपको याद रखना होगा भाई कि इसमें कौन कौन से सब टारगेट हैं यहाँ पर। फिर इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सभी जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, वह यह सुनिश्चित हो कि उनके पास ऐसी स्किल हो कि वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझ सकें और उनको आगे बढ़ा सकें। तो यह भी इंश्योर करना है किसके अंतर्गत भाई, शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत। फिर हम बात करें इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो भाई जो अच्छी शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, उसके लिए बुनियादी ढांचा विकास के लिए कौन सी, सीएम राइज स्कूल, क्या सीएम राइज स्कूल योजना प्रारंभ की गई, सीएम राइज स्कूल स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। कितने भाई 9200 स्कूल, 9200 स्कूल को सीएम राइज स्कूल में अपग्रेड करना है। और इसके साथ ही यह फेज 1 में 370 स्कूल्स को क्या अपग्रेड कर चुके हैं सीएम राइज स्कूल में। डेटा याद रखें, इस डेटा को याद रखें। फिर इसके बाद बात आती है, सीएम राइज स्कूल की बात हुई, फिर इसके बाद जो सबसे पहले है वह क्या कि जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन टू मेरिटोरियस स्टूडेंट, मतलब मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण किया जा रहा है। फिर या फिर 25,000 रुपए का उन्हें चेक दिया जाता है। फिर मुफ्त एनसीईआरटी किताबें, क्या फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है कक्षा 1 से 12वीं तक। फिर फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्री गणवेश और ड्रेस भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए प्रति छात्र 600 रुपए दिए जा रहे हैं 2 सेट के लिए, मतलब 300 रुपए पर सेट। प्रति छात्र को 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिर अगर हम और स्कीम की बात करें तो इसके लिए और भी बहुत सारी स्कीम है स्कूलों को डेवलपमेंट। तो एक सबसे पहले क्या, एक्सीलेंस स्कूल जिला स्तर पर। फिर मॉडल स्कूल डेवलप किए जा रहे हैं 2011 में। यह क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है स्कीम थी मॉडल स्कूल डेवलप करने की, तो मॉडल स्कूल की बात की गई। फिर इसके बाद एक परिसर एक शाला, 1 कैंपस 1 स्कूल स्कीम लाई गई। और इसमें महत्वपूर्ण है कौन सी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो यह बालिकाओं के लिए छात्रावास युक्त स्कूल कब 20 जुलाई 2004 को, कब 20 जुलाई 2004 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रारंभ किए गए थे। तो फिर इसके अलावा मेधावी छात्र संवर्धन स्कीम, तो इसमें क्या उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही थी या प्रतिभाशाली। फिर फ्री साइकिल भी बांटी जा रही है, फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम यह भी है। फिर हायर एजुकेशन के लिए और कंप्यूटर और मैनेजमेंट स्किल डेवलप की जा रही है। फिर फ्री सप्लाई ऑफ बुक्स एंड स्टेशनरी टू SC/ST स्टूडेंट, मतलब जो SC/ST वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बुक्स तो फ्री हैं ही, साथ ही साथ तो स्टेशनरी है, जैसे नोटबुक, रजिस्टर, जी हाँ आपकी सिंपल लैंग्वेज रजिस्टर, और पेन पेपर, यह भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं क्योंकि वह पिछड़े हुए हैं। फिर PhD रिसर्चर्स हैं उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जा रही है। यहाँ एक चीज याद रखने बात है कि जो मेन प्रायोरिटी है MP की, जो मुख्य प्राथमिकता है वह क्या है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, जो बालिका है
उसकी शिक्षा की कन्या साक्षरता ये मुख्य प्रायोरिटी है। और इसमें क्या 207 रेसिडेंशियल कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल स्टेब्लिश किए जा सके। कितने? 207 कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय 207 बालिका शिक्षा के लिए, और साथ ही साथ कितने 324 गर्ल्स हॉस्टल स्टेब्लिश्ड इन एमपी, और इसके अलावा मध्य प्रदेश कितने 324 बालिका छात्रावास स्थापित किए जा चुके हैं। कितने? 324। इसके अलावा भाई हम देखें तो भाई सीएम राइज स्कूल है, गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना क्या? जो 12वीं पास बालिका कॉलेज में जाती है पढ़ने के लिए तो उसे स्कॉलरशिप मिलती है 500 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो गांव की बेटी योजना। फिर एक सुपर 100 स्कीम भी आई है कि भाई जो 70% से ज़्यादा मार्क्स अचीव करते हैं 10th बोर्ड में तो उन्हें 100 स्टूडेंट को कोचिंग वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी 11th-12th में। फिर फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, स्कॉलरशिप की बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो यह प्रमुख क्या हैं भाई शिक्षा के लिए प्रमुख, शिक्षा के लिए क्या है प्रमुख योजनाएं हैं। फिर हम बात करें भाई महिलाओं के लिए, किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो इनमें क्या है यह देख लीजिए भाई, द प्रोपोजन ऑफ लिटरेसी वुमेन और लिटरेट वुमेन्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो NHFS 3 में कितनी थी? 44.4, 44.4 थी 2005-6 में, जो बढ़कर 2019 से 21 में जो NHFS 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में महिलाओं की साक्षरता 65.4 है। हालांकि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता कितनी है? 59.3। कितनी? 59.3 है इनकी साक्षरता। फिर मैं बात करूं अगले लक्ष्य की तो SDG 5 की मैं बात करूं तो भाई यहां आ जाइए, यहां कौन सा है? SDG 5 है जेंडर इक्वलिटी का। कौन सा? जेंडर इक्वलिटी का लक्ष्य है। अब जेंडर इक्वलिटी है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टारगेट हैं ये मैं देखूं तो टारगेट कौन कौन से, लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो भाई पहले तो एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करना है। फिर इसमें क्या? एलिमिनेट ऑल हार्मफुल प्रैक्टिसेस, मतलब जो शोषणकारी या नुकसानदायक जो तौर तरीके, प्रैक्टिसेस या रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको समाप्त करना है जो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। फिर रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क, मतलब जो महिलाओं को बगैर पे किए हुए उनसे घर का कार्य कराया जाता है और अन्य कार्य जो उनसे कराए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचान दिलाना, महिलाओं को उसका पैसा दिलवाना, ये बात हुई। फिर इसके बाद क्या? फोर्थ क्या? इंश्योर वुमेन्स फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ऑल डिसीजन मेकिंग, तो महिलाओं को निर्णयन में शामिल करना, डिसीजन मेकिंग में शामिल करना है। और फिर प्रोटेक्ट द यूनिवर्सल एक्सेस एंड राइट, तो जो सार्वभौमिक पहुंच है और सार्वभौमिक अधिकार हैं वह उन तक पहुंचाना, उनका संरक्षण करना महिलाओं के। फिर जो छठा है वह क्या है? इक्वल राइट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो आर्थिक संसाधन है वहां तक महिलाओं को समान अधिकार और समान पहुंच उपलब्ध कराना है। क्या कराना है? समान अधिकार और समान पहुंच उपलब्ध कराना है। फिर जो सातवां है वह क्या है? यूज ऑफ इनेबलिंग टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, उसके यूज से इन्हें मुखातिब करना, उसका जो उपयोग है वह उपयोग करने में सक्षम बनाना। फिर अडॉप्ट एंड स्ट्रेंथन साउंड पॉलिसीज, तो भाई ऐसी पॉलिसीज को, जो पॉलिसी हैं, एक तो अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाना, अपनाना, अलग अलग राज्यों ने, अलग अलग देशों ने जो की हैं उनको अपनाना, और इसके साथ ही क्या करना है? साउंड, मतलब जो पॉलिसी है उन्हें अपना स्ट्रेंथनिंग करने हैं, उन्हें और सुधार करना है महिलाओं से संबंधित। तो ये क्या प्रमुख इंडिकेटर हुए। अब जो हम इनिशिएटिव की बात करें कि क्या इनिशिएटिव इनके द्वारा अपनाए गए हैं जेंडर इक्वलिटी के लिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले क्या किया गया है? जेंडर बजट जारी किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और जो 2022-23 के बजट की बात करूं तो 33% जेंडर बजट है। कितना? 33% किया गया है, 33% डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर एक है लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना हम पहले भी देख चुके हैं। फिर क्या है? इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन मनरेगा, MNREG, मतलब मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कितनी हो गई है? 36.54% महिलाओं की भागीदारी है। कितनी? 36
6.54% 2018-19 में थी, और यह है कितनी 2022-23 में 41.69%, 41.69% हो चुकी है। फिर मैं बात करूं पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन गवर्नेंस, तो जो गवर्नेंस है, शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, जिला पंचायतों में महिला चुनाव लड़ रही हैं। फिर जो पंचायत है, पंचायत सिस्टम में महिलाओं को 50% आरक्षण है। कितना आरक्षण है? 50%। जो सेवाएं हैं, शासकीय सेवाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण है। और इसके साथ ही जो शिक्षक सेवा है, जो गवर्नमेंट भर्ती होगी शिक्षकों की, उसमें महिलाओं को कितना 50% आरक्षण दिया गया है। इसको आप याद रखें, कितना 50%। यहाँ लोकल बॉडीज में कितना, स्थानीय निकाय 50% आरक्षण है। ये प्रमुख इनिशिएटिव हैं महिलाओं के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। जो बाकी का होगा वो क्लीन वाटर की बात होगी, अगले लक्ष्य की बात होगी, वो हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो भाई दोस्तों, बच्चों, इस वीडियो को सभी जगह फैला दो। और भाई जो ऑथेंटिक तरीके से एसडीजी है वह मैंने आपको बताया। मैंने आपको एसडीजी डेवलपमेंट ने भारत की स्थिति के बारे में बताया। फिर मैंने आपको भारत में एमपी की स्थिति क्या है इसके बारे में बताया। एमपी की बड़े राज्यों में 17वीं रैंक है और छोटे राज्यों में 11वीं रैंक है। स्कोर 62 है। भारत का स्कोर कितना है? एसडीजी इंडेक्स जो वर्ल्ड का है उसमें भारत का स्कोर कितना है? भारत का 63.5 है। कितना है? 63.5 है भारत का। याद रखें। तो यह सारे फैक्ट याद रखें। अगले लेक्चर में हम सारे 17 लक्ष्यों की मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस कवर कर लेंगे। तो भाई मुझे दीजिए इजाज़त, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।